हे यूट्यूब, मैं हूं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से और स्वागत है आप सबका नोड.जेएस की एक और नई वीडियो में। और इसके पहले हमने देखा है नोड.जेएस में एब्सोल्यूट बेसिक्स को, यानी कि वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कमेंट्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, अरेज एंड बहुत कुछ। इस वीडियो में देखने वाले हैं नोड.जेएस यानी कि जावास्क्रिप्ट के न्यू एंड एडवांस फीचर को। अब न्यू से मेरा मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि ES5 ES6 में क्या ऐड हुआ था, उनका क्या लिमिटेशंस है। एडवांस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि ये कुछ बहुत ही हार्ड चीज़ है। एडवांस का मतलब ये होता है कि ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बिना भी हम ऑलमोस्ट कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे लेट कीवर्ड के बारे में, जावास्क्रिप्ट क्लासेस के बारे में, तो बिना क्लासेस और लेट कीवर्ड किए भी हम सिंपली अपना कोड लिख सकते हैं, लेकिन इन्हें यूज़ करके हमारा कोड बेटर रीडेबल हो जाता है, उसके साथ साथ ऑप्टिमाइज हो जाता है। और ये ऐसे फीचर्स हैं, ऐसी टेक्निक्स है जिन्हें जब हम अपने कोड में यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस पर्सन को एक्चुअली उस लैंग्वेज या फिर उस टेक स्टैक का अच्छा आइडिया, उसने उसमें अच्छे से काम किया हुआ है। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एडवांस हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनके बारे में आप थ्योरेटिकली कितना भी क्यों ना पढ़ लें, जब तक हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके नहीं देखते हैं, कई बार समझ में नहीं आता है कि आखिर क्लासेस का या फिर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, उसे क्यों यूज़ करना है। हम यहाँ पे एक बार डाइव करते हैं नोड.जेएस के बारे में। तो अब तक हमने वैसे तो नोड.जेएस को ही यूज़ किया है अपने किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। हमारे पास app.js था जिसे हम रन कर रहे थे, नोड को यूज़ करके हमने कमांड यूज़ किया नोड स्पेस app.js और हमें अपना आउटपुट दिखा, राइट। बट नोड.जेएस के साथ काम करने का ये तरीका नहीं है। अगर हमें कोई भी नोड प्रोजेक्ट बनाना है, या फिर वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, वेब प्रोजेक्ट हो यानी कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो, या फिर कुछ भी क्यों ना, सिंपल से स्क्रिप्ट ही क्यों ना हो, उसको बनाने का तरीका होता है एक एक्चुअल प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करके उसे यूज़ करना। तो इस वीडियो में हम एक्चुअली समझने वाले हैं क्लासेस को, ऑब्जेक्ट्स को, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हम देखेंगे नोड के प्रोजेक्ट्स के बारे में कि npm क्या होता है, npm के कमांड्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे JSON के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे ES5 ES6 यानी कि लेट, कॉन्स्ट, एरो फंक्शंस, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, डीस्ट्रक्चरिंग, और फिर हम देखेंगे थोड़ी सी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यानी कि एसिंक, अवेट एंड जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस। तो शुरुआत करते हैं हम सिंपली एक नोड प्रोजेक्ट को एक्चुअली क्रिएट करने की प्रोसेस को जान के। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी से, जहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फाइल है, मैं तीनों फाइल्स को हटा देना चाहता हूँ। अब आप मैनुअली डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कमांड रन करूँगा और ये सारे फाइल्स यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, राइट। तो नोड.जेएस वगैरह में कोई भी प्रोग्राम रन करना है, एंड बाय द वे मैं यहाँ पर एक कॉगविन एमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। ये डिफ़ॉल्ट विंडो का कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है, बट आप नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज़ करते हैं, वो काम बन जाएगा। और अगर ये कमांड आपके कमांड प्रॉम्प्ट में रन नहीं कर रहा है तो आप पावर शेल से रन कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली डिलीट कर सकते हैं। एनीवेज, नोड.जेएस में किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का सिंपल तरीका होता है कि हम पहले एक डायरेक्टरी बना लें, जैसे कि node.yt लेट्स से ये एक डायरेक्टरी है। अब लेट्स से मुझे इसके अंदर एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, तो अब या तो मैं node.yt को ही एक प्रोजेक्ट समझ सकता हूँ, या फिर इसके अंदर और भी प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज बना सकता हूँ। अब सिंस मुझे इसमें और भी अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने हैं, मैं यहाँ पे एक और डायरेक्टरी बना लेता हूँ। लेट्स से मेक डायरेक्टरी, और इस डायरेक्टरी का हम नाम देते हैं प्रोजेक्ट 01। अब मुझे स्विच करना है प्रोजेक्ट 01 में, एंड यहाँ पर हमें क्रिएट करना है एक एक्चुअल नोड प्रोजेक्ट। ये करने का तरीका सिंपल होता है, हम यूज़ करते हैं npm init, ये कमांड हम यूज़ करते हैं एक सिंपल नोड प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। अब वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो हम सिंपली यूज़ करते हैं एंटर, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको ये एक यूटिलिटी है जो कि हेल्प करता है एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करने से, राइट। अब जैसे पैकेज का नाम प्रोजेक्ट 01, हमें इससे कोई इशू नहीं है। वर्जन 1 है, इससे भी कोई इशू नहीं है। डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, लेट्स से हम बोल रहे हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसके बाद एंट्री पॉइंट index.js, ठीक है, हमेशा भी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा टेस्ट कमांड मेरे पास फिलहाल कोई अवेलेबल नहीं है। रिपोजिटरी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। कीवर्ड हम यहाँ पे देने की कोई जरूरत नहीं है। ऑर्डर लेट्स से प्रिंस, एंड लाइसेंस वो मुझे यहाँ पर नहीं बताना है, एंड मुझे बस यहाँ पे एंटर कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि एक package.json फाइल क्रिएट हो जाएगी प्रोजेक्ट 01 में, राइट। अब ये है एक package.json फाइल, जिसमें डेटा आप देख सकते हैं वर्जन 1, प्रोजेक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, मेन यहाँ पर फाइल है मेरा index.js, एंड ऑर्डर रेफरेंस, लाइसेंस है ISC। ओके, अब मुझे यहाँ पे अपने इस प्रोजेक्ट 01 के अंदर एक फाइल बनानी होगी index.js, क्योंकि वो मेन है। तो मुझे यहाँ पे एक फाइल बनानी है index.js, बस। ये है हमारा एक सिंपल सा नोड.जेएस का प्रोजेक्ट, जहाँ पे इस पैकेज.json में हमारी डिपेंडेंसीज होती है। अब डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, तो नोड.जेएस या फिर पाइथन की खासियत ये कि हमारे पास बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं। जब भी कोई ये पूछे कि किसी भी पर्सन को, या फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको पाइथन या फिर नोड.जेएस क्यों पसंद है, या फिर जब भी कोई मुझसे पूछता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सिंपल लैंग्वेजेस इसलिए पसंद है।
हर एक कोई लैंग्वेज सिंपल नहीं होती है, जब भी हम उसमें कोड कर लेते हैं तो वो सिंपल हो जाती है, अगर नहीं आता तो वो टफ लगता है। बट नोड जेएस यानी कि जावास्क्रिप्ट और पाइथन को लव करने का सबसे मेन रीज़न ये है कि हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं। ये है npm.js.com पे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा npm, जिसका मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स थर्ड पार्टी मैनेजर्स पैकेजेस यहाँ पर डालते हैं जिन्हें हम सिंपली इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से कि मुझे नोड जेएस को यूज़ करके कोई वेब फ्रेमवर्क बनाना है, राइट। अब तक हम ये जान चुके हैं कि नोड जेएस एक वेब फ्रेमवर्क नहीं है, तो मुझे एक वेब फ्रेमवर्क चाहिए होगा। तो अगर मैं सर्च करूँ वेब फ्रेमवर्क, देख सकते हैं नीचे हमें दिख रहा है, सो फ्रेमवर्क सर्च करते हैं। हमें यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे कि हमारे पास कितने सारे वेब फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। देख सकते हैं हमारे पास एक्सप्रेस है, बूटस्ट्रैप है, कोआ है, कनेक्ट है, एंगुलर है, सर्वरलेस है, फास्टिफाई है। अब इसे हम पढ़ के देख सकते हैं आखिर इसमें क्या है। जैसे कि हम एक्सप्रेस को यूज़ करने वाला है वेब फ्रेमवर्क में, तो ये है नोड जेएस की खासियत। अब npm में बहुत सारे कमांड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सिंपल डिपेंडेंसी चाहता हूँ फेच। तो जैसे मैं सर्च करूँगा फेच, हमें दिख रहा है यहाँ पे फेच, जो कि हमारी मदद करता है यूआरएल कंटेंट्स को फेच करने के लिए। ठीक है, मुझे नोड फेच को यूज़ करना है क्योंकि जो फेच है ये ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल होता है, मुझे ये नोड जेएस में चाहिए। जैसे मैं नोड फेच की यहाँ ओपन करूँगा, हमें यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल गया कि हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं एंड काम है इससे हम कैसे कर सकते हैं, ये हमें पूरी तरह से पता चल जाएगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिख जाएगा, बट हम इसे ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि हम एक्चुअली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम इस फाइल को एक बार ध्यान से देख लें, यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी अवेलेबल नहीं है, बट लेट्स से मुझे इस प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी चाहिए और इस डिपेंडेंसी का नाम है नोड डैश फेच। तो मुझे बस यहाँ पर लिखना होगा npm यानी कि नोड पैकेज मैनेजर, उसके बाद हमें इसे कमांड देना होगा, राइट। अब मैं सिंपल npm लिख के एंटर कर दूँ तो हमें यहाँ पे पूरा हेल्प मिल जाता है कि npm में कौन कौन से कमांड अवेलेबल है, एक्सेस, ऐड यूज़र, ऑडिट, बिन, बग्स, कैसे, बहुत कुछ। बट हम इतने चीज़ों के बारे में भी नहीं देखेंगे क्योंकि फिर सिर्फ कन्फ्यूजन होगा। हम शुरुआत करते हैं नोड npm इंस्टॉल। आप देख सकते हैं हमारे पास है इंस्टॉल, राइट। सो क्लियर कर लेते हैं। मुझे अगर npm में कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है, हमें बस सिंपली बोलना होगा npm स्पेस आई इंस्टॉल और फिर उस पैकेज का नाम जो कि है नोड डैश फेच। अगर मैं एंटर करूँ तो अब ये पर्टिकुलर पैकेज को मेरे इस सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल कर लिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट में अब मेरे पास ये नोड फेच अवेलेबल होगा। तो अगर मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँ, अब देख सकते हैं एक डिपेंडेंसी ऐड हो गई है नोड फेच। अब डिपेंडेंसीज यहाँ पे दो टाइप की होती है, एक ऐसी डिपेंडेंसी होती है जिन्हें हम प्रोडक्शन में भी चाहते हैं और कुछ ऐसी डिपेंडेंसी होती है जिन्हें हम सिर्फ डेवलपमेंट में चाहते हैं। जैसे कि नोड मॉनिक डिपेंडेंसी है जो कि हम बहुत बार डेवलपमेंट में चाहेंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करेगा। उसके अलावा टेस्टिंग करनी है तो भी हम बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है जो कि हम सिर्फ डेवलपमेंट में चाहते हैं, उन्हें हम डेव डिपेंडेंसीज बोलते हैं, डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज। सो लेट्स से मुझे यहाँ पे नोडमॉन को इंस्टॉल करना है तो मैं सर्च कर लूँगा नोडमॉन एंड हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि नोडमॉन क्या है, एग्जैक्ट मैच हमें मिल रहा है। यह है एक टूल जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करता है नोड एप्लीकेशन को जब भी फाइल चेंज होता है। तो अब इसे इंस्टॉल करना है npm i नोडमॉन से, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये एक नॉर्मल डिपेंडेंसी, मुझे ये सिर्फ एक डेवलपर डिपेंडेंसी है क्योंकि जब मैं इसे एक्चुअली पुश करूँगा प्रोडक्शन है तो मुझे नोडमॉन की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम सिंपली यहाँ पे यूज़ करते हैं npm i नोडमॉन, लेकिन सिंस एक डेव डिपेंडेंसी है हमें यहाँ पे i के बाद डैश कैपिटल D एक फ्लैग देना होता है जिससे नोड को यानी कि npm को नोड पैकेज मैनेजर को पता चल जाए कि ये सिर्फ एक डेवलपर डिपेंडेंसी है। अब अगर मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये डिपेंडेंसीज में ऐड नहीं होगा बल्कि डेवलपर डिपेंडेंसीज में ऐड हो जाएगा अलग से। तो बस एक बार ये फेच हो जाए तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेव डिपेंडेंसीज में नोडमॉन ऐड हो चुका है। और यहाँ पे आप देखें कि नोड मॉड्यूल करके एक फोल्डर बनता है जिसके अंदर हमारी ये सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाती है। तो अब मैं index.js में जैसे मैंने यहाँ पे नोड फेच को इंस्टॉल किया था तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं वो हम बाद में देखते हैं। तो npm में फ़िलहाल वैसे तो ऑब्वियसली बहुत सारे कमांड्स हैं बट हमारे पास 2-3 कमांड अवेलेबल हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। एक npm init। अब npm init की मैं एक बात बताऊँ, वैसे तो आप बार बार npm init यूज़ करेंगे बट लेट्स से हमें अब पता है कि हम init करना चाहते हैं प्रोजेक्ट को, मैं सिंपली सीधे init करना चाहता हूँ ना कि बार बार टाइप करके एंटर करूँ। तब एक फ्लैग यूज़ करते हैं -s, तो सारी जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसके साथ ये एक पैकेज.json क्रिएट कर देगा। उसके अलावा npm इंस्टॉल, npm डेवलपर इंस्टॉल। तीसरी बात ये कि लेट्स से कभी
ये जो नोड मॉड्यूल होती है इसमें एक्चुअली बहुत सारे फाइल्स अवेलेबल होते हैं। जब भी हम किसी को सर्व करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को, तो हम उन्हें ये नोड मॉड्यूल्स डायरेक्टरी नहीं देते हैं। तो अगर मैं अपने इस किसी भी कोड को गिटहब पे डालूंगा तो आपको कहीं भी ये नोड मॉड्यूल्स नहीं मिलेगा। ऐसे में क्या करना है, जो package.json होता है उसमें ऑलरेडी सारी डिपेंडेंसीज एडेड होती हैं। तो लेट्स से मैंने आपको ये प्रोजेक्ट दे दिया, किसी ने वहाँ से डाउनलोड कर लिया, अब उस पर्टिकुलर पर्सन के पास ये नोड डिपेंडेंसी फोल्डर नहीं होगा, तो उसे पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एरर दिखाई देगा, क्या कि ये पर्टिकुलर डिपेंडेंसी हमें नहीं मिल रही है। वैसे भी कुछ नहीं करना होता, सिंपली इस प्रोजेक्ट में स्विच करना होता है, जैसे कि हम यहाँ पे स्विच कर चुके हैं, राइट। अब इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए। हमें सिंपली यूज़ करना होता है npm इंस्टॉल, यानी कि npm i, एंड जैसे आप npm इंस्टॉल करेंगे तो ये जो डिपेंडेंसीज है npm खुद ब खुद उन सब को इंस्टॉल कर लेगा। तो अगर कहीं भी आपको कोई Node.js प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको कहीं भी ये डिपेंडेंसीज वहाँ पे नहीं मिलेंगी, तो आपको एक बार रन करना पड़ेगा npm इंस्टॉल, और फिर सारी डिपेंडेंसीज सॉल्व हो जाएंगी, सारी डिपेंडेंसीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और आपका काम बन जाएगा। ये था सिंपल npm इंस्टॉल। अब इन डिपेंडेंसीज को यूज़ कैसे करना है वो जावास्क्रिप्ट का काम है, वो हम जावास्क्रिप्ट में ही देखेंगे। तो अब बात करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। अब जावास्क्रिप्ट में जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो हमारे पास क्लासेस है, उसे 2015 यानी कि ईयर 6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2015 में हमें ECMAScript 2015 मिला, जिसे ईयर 6 भी बोलते हैं। और ECMAScript सिंपली जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल नेम है, जो कि ECMA, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ECMA के द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड है। तो यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन इस बात को बताते हैं कि क्या स्टैंडर्ड्स है जो कि जावास्क्रिप्ट में यूज़ होंगे। 2015 में क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया गया। तो हम देखते हैं क्लासेस क्या है हमारे जावास्क्रिप्ट में। तो एक क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हमें यूज़ करना होता है क्लास कीवर्ड को। उसके बाद हमें क्लास का एक नेम देना होता है, जो कि एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, यानी कि एक वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे कैपिटल लेटर भी यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट नेम में। तो लेट्स से मुझे एक यूज़र का क्लास बनाना है, तो मैंने बोल दिया क्लास यूज़र। यहाँ पर मुझे, मैं अगर इसे कैपिटल लेटर दूँ तो भी कोई इशू नहीं होगा। अब क्लास के अंदर हमारे मेथड्स होते हैं और प्रॉपर्टीज़ होते हैं। मेथड्स सिंपल फंक्शंस होते हैं, बट सिंस वो क्लास के अंदर होते हैं और उन्हें कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, इसलिए हम उन्हें मेथड्स बोलते हैं। जबकि नॉर्मल फंक्शंस को हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। तो एक हमारे पास सबसे नॉर्मल एक सिंपल मेथड होता है जो कि प्री डिफाइंड होता है, जिसका नेम वो होता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर मेथड जो होता है, इसके लिए हमें फंक्शन कीवर्ड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, और कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं हम वैल्यू सेट करने के लिए। यानी कि कहीं भी अगर हमें क्लास बनाते हैं कोई वैल्यू सेट करनी, तो हम उसके लिए कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इंस्टेंस ले रहे हैं किसी नॉर्मल लेट्स से गेम का। यहाँ पर हमें गेम का यूज़र बनाना है, तो वैसे में जैसे ही यूज़र बनेगा हम यूज़र को कुछ वैल्यू सेट करना चाहेंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास यहाँ पर यूज़र बने, मैं यूज़र को एक यूज़र ना वैल्यू सेट कर दूँ, तो इसलिए हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में यूज़र नेम बोलेंगे। तो अब हमारे पास इस पर्टिकुलर क्लास में दिस, यानी कि इस क्लास में एक यूज़र नेम है जो कि हम सेट कर दे रहे हैं, वो आ रहा है इस पर्टिकुलर यूज़र नेम से, राइट। ये हमारा सिंपल सा क्लास रेडी हो गया। अब क्लास को यूज़ करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स बनाना होता है। उसे बनाने के लिए हमें अपने ऑब्जेक्ट को कोई नाम देना होता है। लेट्स से मैंने अपने ऑब्जेक्ट को नाम बोल दिया है माई यूज़र। अब ये माई यूज़र एक क्लास है, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं न्यू कीवर्ड को, और न्यू के बाद हम डालते हैं उस क्लास का नाम, जो कि यहाँ पे यूज़र। अब यहाँ पर जैसे मैं यूज़र नेम डालूँगा, तो हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस में पास करना पड़ेगा एक यूज़र नेम। अब सिंस यहाँ पे यूज़र नेम हमें एक स्ट्रिंग होने वाला है, तो हम यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग पास कर देते हैं यूज़र नेम। सेव करते हैं, ये हो गया माई यूज़र। अब हम इसे रन करते हैं। इसके लिए हमें यूज़ करना होगा नोड स्पेस index.js, और हमें यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं दिखा। बेसिकली यहाँ पे कोई एरर नहीं है। मैं चाहूँ तो इसे लॉक कर सकता हूँ। लॉक करते हैं हम माई यूज़र को, सेव करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं, और हमें दिख रहा है कि ये एक यूज़र है। तो यूज़र नेम जो है वो फिलहाल प्रिंस है। तो ये कंस्ट्रक्टर मेथड जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे हमें क्लास बनाते हैं। इसे हम यूज़ करें जब भी हमें क्लास में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सेट करनी हो। इसके बाद होता है हमारे पास मेथड्स, जिन्हें हमें कॉल करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे यूज़र नेम सेट कर दिया है। अब हम एक मेथड बनाते हैं, लेट्स से इज़ प्रीमियम। तो ये मेथड बताएगा कि यूज़र प्रीमियम है कि नहीं। तो लेट्स यहाँ पे हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं प्रीमियम चेक करने के लिए, डेटाबेस से निकालना है, कुछ भी करना हो, और उसके बाद हमें बताने की प्रीमियम है कि नहीं। अब यहाँ तो हम यहाँ पे सिंपली लॉक कर सकते हैं कि हाँ ये प्रीमियम है। लाइक मैं बोल रहा हूँ प्रीमियम। अब यहाँ पर हमें फंक्शन कीवर्ड यूज़ नहीं करना पड़ता अपने क्लास के अंदर मेथड्स बनाने के लिए। नॉर्मली जब हम फंक्शंस बनाते हैं तो हमें फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना होता है, बट हमें यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे यहाँ पे अगर इस प्रीमियम को कॉल करना है,
तो मुझे माई यूज़र ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा और मेरा माई यूज़र ऑब्जेक्ट ही अब मुझे एक्सेस दे सकता है इस प्रीमियम फंक्शन से। तो अब हमें इसे एज ए फंक्शन कॉल करना है जो कि एक मेथड है, तो हमें इसे पैरेंथेसिस यूज़ करना पड़ेगा। सेव करते हैं और हम इसे रन करें तो अब हमें पता चल रहा है कि ये प्रीमियम अवेलेबल है। अगेन यहाँ पर हम चाहे तो आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। यहाँ ये आर्ग्यूमेंट्स पास करने का और रिटर्न करने का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बेसिक फंक्शंस का ही है। तो ये है हमारा जावास्क्रिप्ट का सिंपल यूज़र। और जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही वेल डेवलप्ड नहीं है, इसे बस इंट्रोड्यूस कर दिया गया 2015 में ताकि इसे यूज़ किया जा सके। इसके अलावा हमारे पास है स्टैटिक मेथड्स। तो जैसे ये एक पर्टिकुलर मेथड था इस प्रीमियम, ये एक नॉर्मल मेथड था, इसे हम एक ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते थे। लेकिन स्टैटिक मेथड्स वो होते हैं जिन्हें कॉल करने के लिए हमें क्लास की जरूरत पड़ती है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर एक स्टैटिक मेथड बना रहा हूँ और उस स्टैटिक मेथड को हम कोई भी नाम दे देते हैं, लाइक इज़ इन गेम, राइट। तो अब ये बताएगा कि क्या यूज़र अभी गेम में है कि नहीं, और ये एक स्टैटिक मेथड है। सो स्टैटिक इज़ इन गेम, जहाँ पर मैं सिंपली लॉक कर रहा हूँ कि प्लेइंग, राइट। ऑफलाइन भी कर सकते हैं या फिर हम प्लेइंग कर रहे हैं। तो अब इज़ इन गेम एक स्टैटिक मेथड है। अगर हम इसे कॉल करें अपने ऑब्जेक्ट से इज़ इन गेम, सेव करते हैं, यहाँ पे हम रन करते हैं, तो हमें यहाँ पे एरर आएगा कि एक फंक्शन नहीं है। तो इसे कॉल करने के लिए हमें अपने क्लास से कॉल करना होता है। तो अगर मैं कॉल करूँ इसे, तो मुझे आपको बोलना पड़ेगा यूज़र, जो कि हमारा क्लास है, डॉट इज़ इन गेम। और अब अगर हम इसे कॉल करें, सेव से रन करते हैं, तो हमें बताया जा रहा है प्लेइंग। तो स्टैटिक मेथड्स को कॉल करने के लिए हमें सिंपली अपने क्लास से कॉल करना होता है, जबकि नॉर्मल मेथड्स को हम अपने ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, जिसे यूज़ करके लेट्स से कि हम अपने इस पर्टिकुलर क्लास में और भी मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं, बट किसी दूसरे क्लास में के थ्रू। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा एक नॉर्मल यूज़र जिसकी ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ है। अब हो सकता है मेरे पास एक प्रीमियम यूज़र हो जिसने प्रीमियम लिया हो, तो मैं इस नॉर्मल यूज़र को कर दे रहा हूँ नॉट प्रीमियम, राइट। अब मेरे पास लेट्स से कोई दूसरा यूज़र है जो कि जिसने प्रीमियम लिया हो, तो हम उसे नाम दे रहे हैं प्रीमियम यूज़र जिसने प्रीमियम अकाउंट लिया हुआ है। अब ये क्लास है तो हमें क्लास कीवर्ड यूज़ करना होगा, क्लास प्रीमियम यूज़र। लेकिन एक प्रीमियम यूज़र को भी हम एक यूज़र नेम देंगे ही, वो गेम में है या नहीं ये हम चेक करना चाहेंगे। फ़र्क बस इतना है कि हम उसे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ देंगे जो कि हमारे नॉर्मल यूज़र को नहीं हो। तो ऐसे में या तो हम यहाँ पे फिर से कोड कर सकते हैं सब कुछ, नहीं तो हम सिंपली एक्सटेंड कर सकते हैं अपने उस नॉर्मल यूज़र को। मैं यहाँ बोल रहा हूँ एक्सटेंड्स यूज़र। तो अब यूज़र की सारी प्रॉपर्टीज़ मेरे इस प्रीमियम यूज़र के पास भी अवेलेबल होगी, राइट। और हमारे प्रीमियम यूज़र को भी हम कंस्ट्रक्टर दे सकते हैं। सो कंस्ट्रक्टर, और ये कंस्ट्रक्टर क्या होगा, अब इस कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पर यूज़र नेम हमें नहीं चाहिए क्योंकि यूज़र नेम अवेलेबल है। हमें यहाँ पे चाहिए लेट्स से इसका प्रीमियम टाइप, क्योंकि लेट्स से गेम है जिसमें अलग अलग टाइप्स के प्रीमियम है। अब जब हम डायरेक्टली ये यूज़र बनाएंगे तब तो ठीक है, हमें यूज़र नेम मिल रहा है, बट जब हम इस प्रीमियम यूज़र को सीधे क्रिएट करेंगे तो हम प्रीमियम टाइप पास करें, बट हमें उस टाइम भी यूज़र नेम की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में हमें यहाँ पे यूज़र नेम को भी एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि जब हमें प्रीमियम यूज़र डायरेक्टली क्रिएट करना तो भी हमें यूज़र नेम चाहिए। लेकिन अब ये यूज़र नेम हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करके अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा। तो ये होता है हमारा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर इस पेरेंट क्लास का चाइल्ड है, और ये पेरेंट क्लास है क्योंकि ये एक मेन क्लास है, हम इससे इस पर्टिकुलर क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जिस क्लास से हम एक्सटेंड करते हैं वो पेरेंट हो जाता है, जिस क्लास को हम एक्सटेंड करते हैं वो चाइल्ड हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे अपने इस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो यहाँ पे हम दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर क्लास के मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए। पर अगर हमें पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को यूज़ करना है तो हमें सुपर कीवर्ड का यूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरे सुपर क्लास है उसमें पास करना है इस यूज़र नेम को, राइट। अब मेरा सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एक यूज़र नेम क्रिएट कर लेगा, और मेरे इस क्लास में मुझे प्रीमियम टाइप चाहिए था, तो मैं बोल सकता हूँ दिस डॉट प्रीमियम टाइप इज इक्वल टू प्रीमियम टाइप। तो इस क्लास का जो प्रीमियम टाइप है वो हो गया सिंपल सा प्रीमियम टाइप। अब मेरे पास एक है माई यूज़र, ओके, और लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि एक मेरे पास न्यू यूज़र। अब ये न्यू यूज़र है एक प्रीमियम यूज़र, और इस प्रीमियम यूज़र को हमें दो प्रॉपर्टी देनी है, प्रीमियम टाइप देना है और यूज़र नेम देना है। तो प्रीमियम टाइप लेट्स से मैं बोल दे रहा हूँ कि 1 टाइप का प्रीमियर है, 1 कुछ भी हो सकता है। तो हमें यूज़र नेम देना है, लेट्स से मैं यहाँ पे यूज़र नेम दे रहा हूँ न्यू यूज़र,
अब अगर मैं इस न्यू यूज़र को यहाँ पे लॉक करूँ, NEW न्यू यूज़र को, और इसे अगर मैं रन करूँ तो हमें वापस मिल रहा है प्लेइंग, बट हमें मिल रहा है कि अब ये प्रीमियम यूज़र है, यूज़र नेम न्यू यूज़र है, प्रीमियम टाइप 1 है। क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र इन गेम को कॉल किया इसलिए हमें यहाँ पे प्लेइंग मिला, उसे मैं हटा देता हूँ। अब हमें सिंपली अपने ये क्लास मिलेगा, ये हो गया मेरे क्लास का नाम, ये मेरे क्लास का प्रॉपर्टी यूज़र नेम जो कि न्यू यूज़र, प्रीमियम टाइप 1। तो ऑल्दो हमने इस प्रीमियम यूज़र क्लास के लिए यूज़र नेम प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की, बट सिंस से एक्सटेंड कर रही से हम इसे यूज़ कर पा रहे हैं। और हम इस प्रीमियम यूज़र से चाहे तो इस इन गेम को भी कॉल कर सकते हैं और इस प्रीमियम को भी कॉल कर सकते हैं। तो लेट्स से इस प्रीमियम यूज़र का प्रीमियम एक्सपायर भी हो सकता है, तो ऐसे में हो सकता है मैं चेक करना हो कि अभी प्रीमियम अवेलेबल है या नहीं। तो मैं बोल सकता है न्यू यूज़र जो कि है प्रीमियम यूज़र का एक ऑब्जेक्ट डॉट इज़ प्रीमियम, और हमें इसे सिंपली कॉल कर देना है। अब अगर मैं इसे रन करूँ तब देख सकते हैं आ रहा है नॉट प्रीमियम और अनडिफाइंड, इसलिए क्योंकि ये सिंपली कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। जो हम ऐसे लॉक करते हैं तो हम रिटर्न को लॉक करना चाहते हैं और सिंस से कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, हमें यहाँ पे एक अनडिफाइंड मिल रहा है। तो ये है जावास्क्रिप्ट में सिंपल इनहेरिटेंस एंड क्लासेस का कॉन्सेप्ट। एंड अगेन ये जो क्लास है एंड इनहेरिटेंस है, इसके अलावा हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स है, ये हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जब हमें कोड को रीयूजेबल बनाना होता है, कोड को रीडेबल बनाना होता है और साथ में ऑप्टिमाइज बनाना होता है। बट अगेन इनके बिना हम कोड लिख सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जब ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब हमें लगेगा कि हमें सच में बहुत सारे डेटा को एक्यूमुलेट करके, होमोजीनियस डेटा है, एक टाइप का डेटा उसे हमें एक साथ रखना है, तब हमें ऐसा लगता है कि हाँ अगर मुझे अब क्लास यूज़ करना चाहिए, मुझे अब इनहेरिटेंस यूज़ करना चाहिए। नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में कई बार इनका यूज़ किया भी नहीं जाता है, इसलिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना देके इसके यूज़ पे ध्यान देना चाहिए। दो और यहाँ पे ऐसे एडवांस फीचर है गेटर्स एंड सेटर्स, जो कि बहुत सारे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें नहीं मिलता है, बट जावास्क्रिप्ट में थैंक गॉड हमें गेटर्स एंड सेटर्स मिलते हैं, जिन्हें यूज़ करके हम कस्टम गेट एंड सेट वैल्यूज सेट कर सकते हैं। अब ये क्या है, तो सिंपल सी बात है, ये इस प्रीमियम एक सिंपल सा मेथड है। इस मेथड में हम रिटर्न कर सकते हैं, लॉग भी कर सकते हैं। बस गेटर्स एंड सेटर डिफाइन कर देते हैं कि गेट के थ्रू हम कोई वैल्यू गेट करते हैं और सेटर के थ्रू कोई वैल्यू सेट करते हैं। अब इनका यूज़ ये है कि जब भी मुझे लेट्स से यहाँ पर मुझे यूज़र ने वैल्यू सेट करनी है अपने इस यूज़र को, तो अगर मैं इस यूज़र नेम को गेट करना चाहता हूँ तो मुझे डायरेक्टली ये यूज़र नेम मिलेगा एज इट इज़, लेकिन मैं कस्टम गेट के थ्रू इस यूज़र नेम को चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने कस्टम गेटर कोड किया जिसका मैं यूज़ करना होता है गेट कीवर्ड, और इसे मैं नाम दे देता हूँ गेट यू नेम, राइट। ये एक फंक्शन है, यह एक मेथड टाइप का होता है, बस हम यहाँ पे गेट कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मुझे रिटर्न करना होता है कोई वैल्यू, तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ। मुझे रिटर्न क्या करना है, सिंपल सा मुझे दिस डॉट यूज़र नेम रिटर्न करना है, बट ये तो नॉर्मली भी हम एक्सेस कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कुछ अलग चेंज करना चाहता हूँ। उसके पहले हम सिंपली इसे गेट करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे करते हैं। मुझे यहाँ पे इस प्रीमियम यूज़र की ज़रूरत नहीं है, मेरा नॉर्मल माई यूज़र काफ़ी है। तो माई यूज़र से मुझे उस गेटर को कॉल करना है जिसका नाम है गेट यू नेम। मुझे यहाँ पे सिंपली गेट यू नेम करना होता है, बट सिंस ये मेथड है स्टिल हम यहाँ पे पैरेंथेसिस को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये गेटर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे नॉर्मली रन करूँ तो हमें ओके एरर आ रहा है कि न्यू यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। हमने यहाँ पे न्यू यूज़र नहीं माई यूज़र यूज़ करना है, सो माई यूज़र डॉट गेट यू नेम, और अब हमें यहाँ पे मिल रहा है प्रिंस जो कि है यहाँ पे नॉर्मल सा यूज़र नेम। बट मैं चाहूँ तो इसमें कुछ कस्टम भी रिटर्न कर सकता हूँ बिना अपने नॉर्मल प्रॉपर्टी के वैल्यू को चेंज किए हुए। सो फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ एक वॉर, एक नॉर्मल वेरिएबल, और इसे मुझे यहाँ पे मुझे चेंज करना अपने यूज़र नेम की कुछ वैल्यूज़ को। यहाँ पे अपनी यूज़र नेम वैल्यूज़ में अपेंड कर देना चाहता हूँ कोई भी लेट्स से वर्ड। सो मैं बोल रहा हूँ वॉर रिटर्न वैल्यू कोई एक वेरिएबल इज इक्वल टू दिस डॉट यूज़र नेम प्लस से अपेंडेड, यानी कि अपेंडेड टेक्स्ट है। अब मैं यहाँ पे रिटर्न कर दे रहा हूँ रिटर्न वैल्यू को, और अब यहाँ पर मैं जब गेट यू नेम को कॉल करूँगा मुझे दिख रहा है प्रिंस डॉट अपेंडेड। तो यहाँ पे मैंने गेट करते टाइम कुछ गेट किया चेंज करके, लेकिन नॉर्मल जो वैल्यू है अभी भी हमारी वो यूज़र नेम ही रहेगी। और अगर हम उस नॉर्मल वैल्यू को गेट करने की कोशिश करें तो हम सिंपली बोल सकते हैं लॉग माई यूज़र डॉट यूज़र नेम। तो ये हमारी नॉर्मल वैल्यू, और ये नॉर्मल वैल्यू हमें अभी भी मिलेगी प्रिंस, और जो हमारी गेटर था, हमारा कस्टम गेटर था वो है प्रिंस अपेंडेड। इसी तरह हम सेटर भी यूज़ कर सकते हैं।
तो सेटर क्या करेगा, वैल्यू को सेट करेगा, जिसके लिए हमें गेट की जगह यूज़ करना होता है एक सेट कीवर्ड। सेट के साथ हम देते हैं अपने सेटर को कोई नेम, लेट्स से सेट यू नेम। अब इस सेट यू नेम में मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक सेटर हमेशा एक जितनी भी वैल्यूज़ को हम सेट करना चाहते हैं उतनी वैल्यूज़ को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। लेट्स से मैं यहाँ पे इसे सिंपली एज एन एक्स पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मुझे क्या करना होता है, सिंपली दिस डॉट यूज़र नेम में मुझे सेट कर देना होता है उस एक्स को, और यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं अपने इस एक्स में, जो हम चेंजेस करना चाहें वो। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक्स के साथ साथ ऐड कर दो अपेंडेड वाइल सेटिंग, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इस यूज़र नेम को सेट करना है इस कस्टम सेटर को यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ और माई यूज़र के साथ हम कॉल कर ले रहे हैं इस सेट यू नेम को, यानी कि सेटर को। अब मैं इसे अगर सेव करूँ और यहाँ पे मैं इसे रन करूँ तो हमें अनडिफाइंड मिल रहा है। एक्चुअली हमें यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। रीज़न ये कि ये सेटर ऑल्दो एक मेथड है, हम यहाँ पे वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं। तो हमें इसे कॉल कुछ ऐसे करना है कि माई यूज़र जो कि ऑब्जेक्ट है डॉट सेट यू नेम, और इससे हमें एक वैल्यू देनी होगी। लेट्स से मैं वैल्यू यहाँ पर भी दे दे रहा हूँ player2। सेव करते हैं, अब मैं इसे रन करता हूँ, हमें दिख रहा है अनडिफाइंड और फिर हमें दिख रहा है player2 अपेंडेड वाइल सेटिंग। तो अब यहाँ पर हम माई यूज़र डॉट सेट यू नेम कॉल कर रहे हैं, जो उसका रिटर्न कर रहा है यहाँ से वो हमें यहाँ पर मिल रहा है दिस डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू एक्स अपेंडेड वाइल सेटिंग। इसे अगर मैं हटा दूँ क्योंकि ये कोई रिटर्न करने वाला है नहीं, हम इसे रन करते हैं तो हमें दिख रहा है यहाँ पे player2 अपेंडेड वाइल सेटिंग। तो अब ये जो यूज़र नेम है, पहले तो हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रिंस सेट किया, उसके बाद फिर हमने इस सेटर के थ्रू player2 सेट किया, लेकिन ये player2 ना होके हम ये हमारा कस्टम सेटर है, जिस कारण player2 के साथ साथ अपेंडेड वाइल सेटिंग भी ऐड हो गया। और अब ये यूज़र नेम की पूरी वैल्यू हो गई player2 अपेंडेड वाइल सेटिंग, जिसे जब हम गेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये पूरा स्ट्रिंग मिल रहा है। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गेटर एंड सेटर का, जो कि ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है, क्योंकि हमें कोई एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इतना जल्दी नहीं मिल पाता है कि आखिर हम ऐसे क्यों करेंगे। बट अगेन जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो भी ऐसा लगेगा कि हाँ इसे मैं नॉर्मल फंक्शन से कर सकता हूँ, बट धीरे धीरे जब एक्चुअल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते जाता है तो फिर समझ में आता है कि ओके ये पर्टिकुलर चीज़ जिसके लिए मैं एक अलग सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए एक अलग मेथड यूज़ ना करके मैं गेटर यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं कोई सेटर यूज़ कर सकता हूँ, या फिर कई बार ऐसा है कि मैं अलग अलग 10 प्रॉपर्टीज़ बनाऊँ, उससे अच्छा मैं एक क्लास बना लेता हूँ और उस क्लास में चीज़ों को कर लेता हूँ। तो अगेन अगर ये कॉन्सेप्ट किसी को एकदम से फर्स्ट टाइम समझ में ना आए तो ना तो इसके लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत होती है और ना ही वेट करने की ज़रूरत होती है कि मैं फिर से सीखूँ। अभी बस गो थ्रू करना चाहिए प्रोजेक्ट्स की तरह, और फिर धीरे धीरे हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे क्लासेस के एंड ऑब्जेक्ट्स के, जो हम उन्हें एक्चुअली यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में। तो कोशिश की हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने की जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके, जहाँ पे हमने देखा क्लासेस को, साथ में कंस्ट्रक्टर को, इनहेरिटेंस को, मेथड्स को, स्टैटिक मेथड्स को। अगर समझ में आ गया हो तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया हो तो भी कोई इशू नहीं है, हम बहुत जल्द प्रोजेक्ट्स बनाते हुए इन्हें समझ लेंगे। अब बात करते हैं थोड़े से हम ES6 के बारे में, यानी कि ECMAScript 6 के बारे में, जिसमें कुछ नई चीज़ें ऐड हुई थी। हम बात करने वाले हैं लेट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड, एरो फंक्शंस, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स और थोड़ी सी रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। तो मैं इन सबको क्लियर कर देता हूँ और शुरुआत करते हैं हम ये समझने से कि लेट कीवर्ड क्या है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे जावास्क्रिप्ट में ही नहीं दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और वो होता है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है वॉट एक्स इज इक्वल टू 12। मैंने एक फंक्शन बनाया जिससे मैंने नाम दिया माई फंक्शन, ओके, और इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लॉक करने यानी कि प्रिंट करना है 12 की वैल्यू को। इसके बाद मैं इस माई फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ क्योंकि बिना कॉल के इसका कोई मतलब नहीं बनता है, और फिर इस फंक्शन के बाहर भी मैं लॉक कर रहा हूँ एक्स की वैल्यू को। सेव करते हैं, रन करता, आप देख सकते हैं हमें 2 बार 12 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट में जो भी हम ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, राइट, उसे हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी, फंक्शन के बाहर भी। इतना ही नहीं, अगर मैं इसे फंक्शन के अंदर चेंज करके 120 कर दूँ, इट्स 120 एंड ओके इट्स इक्वल टू एंड दिस इज 0। मैंने इसे फंक्शन के अंदर चेंज करके 120 किया। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो हमें फंक्शन के अंदर भी 120 मिल रहा है, फंक्शन के बाहर 120 मिल रहा है, यानी कि जावास्क्रिप्ट में हम ग्लोबल वेरिएबल्स को अपने फंक्शन के अंदर ना सिर्फ यूज़ कर सकते हैं बल्कि मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाऊं, लेट्स से मैं एक लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ वॉर एक्स, जिसे मैंने वैल्यू दी हुई है 100।
अब अगर मैं इस x को प्रिंट करना चाहूँ अपने फंक्शन के अंदर console.log y, तो यहाँ पे मैं उसे यूज़ कर पा रहा हूँ 100 और 120 जो कि हमें बाहर मिल रहा है। और ये मेरा कोड एकदम सा बकवास दिखता हुआ, कम ऑन। अब मुझे अगर यूज़ करना है इस y को अपने फंक्शन के बाहर, अगर मैं सेव करूँ, इसे लॉग करने की कोशिश करें कि प्रिंट करने की कोशिश को अपने फंक्शन के बाहर रन करते हमें एरर दिखेगा, रेफरेंस एरर, जिसका मतलब ये होता है कि y यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। यानी कि अपने फंक्शन के अंदर जो भी हम वैल्यू वेरिएबल को डिफाइन करते हैं अपने फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल होते हैं। ये होता है एक वेरिएबल का स्कोप, जैसे कि x का स्कोप इस पूरे प्रोग्राम के लिए है, y का स्कोप सिर्फ इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए है। ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है। बट अगर मैं इसे हटा दूँ, यहाँ पर लेट्स से मैं फंक्शन को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एक इफ़ स्टेटमेंट को। इफ़ स्टेटमेंट में मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 12, मैं एक var y को 120 वैल्यू सेट कर दे रहा हूँ, और अगर नहीं भी है 12 के बराबर तो मैं var y को दे दे रहा हूँ 100 की वैल्यू। सेव करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल जा रही है। यानी कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग, नॉर्मल नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर ये इसे भी एक ब्लॉक की तरह ही ट्रीट किया जाता है। जैसे कि फंक्शन में जब हम एक फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पर जब हम ये पैरेंथेसिस के अंदर कोड लिखते हैं तो इसे एक ब्लॉक की तरह ट्रीट किया जाता है। तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसे भी एज ए ब्लॉक ही ट्रीट किया जाता है। यानी कि ये y अभी भी बाहर एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए था, बट जावास्क्रिप्ट में एक्सेसिबल है, जिसके लिए ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया एक लेट कीवर्ड को। अब अगर मैं इसे एक लेट कीवर्ड यूज़ करके डिफाइन करूँ, ना कि var यूज़ करके, तो इस वेरिएबल का, यानी कि अपने इस y वेरिएबल का अब इस x के बाहर स्कोप नहीं है। अब अगर मैं इसे रन करूं तो मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा, अगेन मुझे रेफरेंस एरर मिलेगा। तो ये सिंपल सा लेट वेरिएबल, अगर हम लेट वेरिएबल को यूज़ करके कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में, तो वो वेरिएबल उस ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, यानी कि उस वेरिएबल का उस ब्लॉक के बाहर कोई मतलब नहीं बनेगा, उसे यूज़ नहीं कर सकते हम। तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है लेट के बाद मेरे पास कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट, CONST, कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके हम जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं उनकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। लेट्स से मैंने कहा कॉन्स्ट यूज़र नेम इज इक्वल टू प्रिंस, कूल, मैंने लॉक किया यूज़र नेम को। ओके, कोई इशू नहीं है। मैं इसे रन करूं, हमें यहाँ पे यूज़र नेम दिख जाएगा जो कि है प्रिंस। बट अगर मैं इस यूज़र नेम की वैल्यू को फर्दर मैनिपुलेट करने की कोशिश करूं, लेट्स से player1, सेव करते हैं, रन करते हैं, हमें इश्यू मिलेगा जो कि है टाइप एरर असाइनमेंट टू है कांस्टेंट वेरिएबल। काफ़ी सिंपल सा, ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें वैल्यू हम सिर्फ एक ही बार सेट कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमें कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे हम कोई डेटा फेच कर API से, कोई API की है, तो हमें ऐसे में कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर हम ये सिंपल सा कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। राइट, काफ़ी सिंपल। लेट कीवर्ड की हमने बात कर ली और हमने कांस्टेंट कीवर्ड की बात कर ली। अब बात करते हैं अपने एरो फंक्शंस के बारे में। तो लेट्स से कि हमें एक फंक्शन चाहिए मल्टीप्लिकेशन कोड करने के लिए, राइट, एक ऐसा फंक्शन जहाँ पे हम दो नंबर्स पास करें और वो फंक्शन क्या करें, मल्टीप्लाई करके दोनों को दे दे। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम फंक्शन कीवर्ड को यूज़ करेंगे। लेट्स से फंक्शन का नाम रख दिया मल्ट, हम यहाँ पे x एंड y को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं x इंटू y। ओके, कोई इशू नहीं है। अगर मैं इसे भी यूज़ करूँ, लेट्स से मल्ट फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, मैं 12 एंड 10 पास कर रहा हूँ और इसे मैं स्टोर कर ले रहा हूँ लेट्स से किसी x वेरिएबल में, और हम लॉक कर दे रहे हैं इस x को, तो हमें ऑब्वियसली 120 आउटपुट मिलेगा। इतना मैथ्स तो मुझे भी आता है। लेकिन एरो फंक्शंस को यूज़ करके हम इसी काम को काफ़ी सिंपल से कर सकते हैं, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इस var x को डायरेक्टली एक फंक्शन बना दूंगा, लेकिन हमें यहाँ पर इस फंक्शन को नाम देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एनोनिमस फंक्शन है। यहाँ पर हम x और y को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और एक एरो साइन देंगे हम, यानी कि एक इक्वल टू और एक एंगल ब्रैकेट, और उसके बाद हमें यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड भी यूज़ करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली x इंटू वाई कर देंगे। तो एरो फंक्शन में क्या होता है, हमें ना तो यहाँ पे रिटर्न यूज़ करने की जरूरत है, ना तो हमें पैरेंथेसिस यूज़ करने की जरूरत है, ना हमें फंक्शन को कोई नाम देने की जरूरत है। अब हम इस var x को यूज़ कर पाएंगे, इस x वो वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं दोनों को वैल्यू पास करने के लिए, साथ साथ वैल्यू को रिट्राइव करके यूज़ करने के लिए। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे बोल सकता हूँ log x, और अब मैं इसे अगर रन करूँ तो हमें दिख रहा है कि ये एक फंक्शन है। अगर हमें वैल्यू पास करनी है, हम डायरेक्टली x में वैल्यू पास कर सकते हैं 12 एंड 10, तो अब हमें मिल जाएगा सीधे 120 जो कि हमारे इस प्रोग्राम का आउटपुट।
काफ़ी सिंपल है ये एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर हमें कोई ये सिंपल जैसा काम करना है, वन लाइनर फंक्शन कोड करना है, तो पूरा ऐसे कोड नहीं करके वन लाइनर फंक्शन को कोड कर सकते हैं। ये हो गया एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हमारे पास है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। वो क्या है? लेट्स से मैं इस एरो फंक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ। ये है मल्टीप्लाई। यहाँ पर हम दो नंबर्स को पास कर रहे हैं। अब हो सकता है कि कभी किसी ने दूसरे नंबर को पास ही नहीं किया, तो ऐसे में इस y को इक्वल टू में एक वैल्यू दे सकते हैं, जो कि मैंने कर दिया 10। अब यह 10 एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, यानी कि अगर y को हम वैल्यू पास नहीं करेंगे तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट वो 10 यूज़ करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लॉग करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ MULT मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ 12 and 12। अब मेरी मैथ्स अच्छी है, मुझे पता है 12 12 से 144 होता है। खैर बहुत लोग अच्छी होती है। अगर मैं इसे रन करूँ मुझे मिलेगा 144, राइट। पर अगर मैं दूसरी वैल्यू को यहाँ पे ओमिट कर दूँ, पास नहीं भी करूँ, सिर्फ मैं 12 पास कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे सिंपली 120 मिल जाएगा, क्योंकि 10 एज ए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास हो जा रहा है हमारे वाई में। ये है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारे पास डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट। तो डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जब हम किसी भी इंपोर्ट करते हैं किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी को और हमें उसमें कुछ वैल्यूज सेट करनी होती है, तो हम डायरेक्टली वहाँ पे वैल्यूज सेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। इसके अलावा हम बहुत सारे वेरिएबल्स को भी एक साथ वैल्यू सेट कर सकते हैं, और ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, राइट। कैसे करते हैं? लेट्स से मुझे यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड सेट करना है, तो मैं वर्ड यूज़र नेम इज़ इक्वल टू वर्ड पासवर्ड इज़ इक्वल टू नहीं करके ये अपने बिग ब्रैकेट साइन में डाल देता हूँ यूज़र और पास, और दोनों को मैं एक ही बार वैल्यू सेट कर देता हूँ, एक बिग ब्रैकेट साइड में रेस्पेक्टिव में। जैसे कि 0 पे यूज़र है तो 0 पे हो गया यूज़र, 1 पे पासवर्ड है तो 1 पे हो गया हमारा पासवर्ड 1 2 3 4। अब मैं इसे कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं लॉक कर सकता हूँ। लेट्स से यूज़र सेव करते हैं, रन करते हैं, हमें यूज़र की वैल्यू मिल रही है। इसी तरह हम लॉक कर सकते हैं पासवर्ड और हमें अपने पासवर्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये है सिंपल सा रीस्ट्रक्चरिंग। इसे हम अगेन यूज़ कर सकते हैं आराम से अरे वगैरह में वैल्यू को पास करने के लिए। उसके अलावा हम इसे यूज़ कर सकते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट वैल्यू पास करने के लिए, और ये काम हम बहुत ज़्यादा देखेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग, लेट, कॉन्स्ट, कीवर्ड वगैरह, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो अभी बस बेसिक सा समझ लेने की है क्या होता है। तो बस ये था ES 6 में हमारी नई चीज़ें, जिनको हमने ऑल्दो बहुत डीप में नहीं समझा, बट कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर है। लेट का क्या होता है? एक ब्लॉक में एक वेरिएबल डिफाइन करेगा, कॉन्स्ट कीवर्ड एक कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करेगा, एरो फंक्शन सिंगल लाइन फंक्शन होते हैं जहाँ पर ना तो हमें पैरेंथेसिस की जरूरत होती है ना तो हमें रिटर्न कीवर्ड की जरूरत होती है, और डी स्ट्रक्चरिंग जहाँ पर हम बहुत सारे वैल्यूज़ को, बहुत सारे वेरिएबल्स को एक साथ वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। वेल, तो हमने ऑलमोस्ट बहुत सारी नई एंड एडवांस चीज़ें सीख ली है, जैसे कि हमने क्लासेस के बारे में देख लिया, लेट, कॉन्स्ट देख लिया हमने। अब हम एक बार देख लेते हैं जेसन के बारे में कि हम अपने यहाँ पे जेसन कैसे पार्स करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। अगर हम Node.js की बात करें तो कि हमें यहाँ पर जेसन पार्स करने में काफ़ी आसानी होती है। जैसे कि सपोज़ ये मेरा पूरा जेसन फाइल मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया और इसे मैंने अपने VS कोड में पेस्ट कर लिया। मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई अपने इस न्यू प्रोजेक्ट में, हम इसे नाम देते हैं test.json, जहाँ पर हम ये पूरा डेटा पेस्ट कर लेते हैं। अब अगर मुझे इस जेसन को यहाँ पे यूज़ करना है तो एक्चुअली मुझे इस जेसन को पार्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे बस इसे यहाँ पर इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है? हम एक वेरिएबल में इंपोर्ट को सेव करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ उस वेरिएबल को कांस्टेंट जेसन डेटा, ये कांस्टेंट होने वाला है। इसे हमें रिक्वायर करना होता है। अब रिक्वायर मॉड्यूल क्या करता है? हमारी मदद करता है किसी भी पर्टिकुलर फाइल को रिक्वायर करने में। तो मुझे एज एन स्ट्रिंग पास करना होगा। जैसे कि आपने देखा हमने नोड फैच को इंस्टॉल किया था तो वो अवेलेबल है, नोड मोन अवेलेबल है, और ये बहुत सारे ऐसे पैकेजेस अवेलेबल है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलते हैं। पर मुझे यहाँ पे चाहिए test.json जो कि सेम डायरेक्टरी में अवेलेबल है, तो हम यूज़ करेंगे / क्योंकि बेहतर तरीका है, और हो गया test.json। अब जैसे हम ये पर्टिकुलर कोड लिखते हैं, हमारा रिक्वायर जो है ये इतना स्मार्ट है, ये समझ जाता है कि हमें जेसन को रिक्वायर करें तो ये ऑटोमेटिकली जेसन को पार्स कर देता है। तो मैं यहाँ पे अब लॉग करूँ लेट्स से जेसन डेटा, और अब मैं अगर अपने पावर सेल में जाऊँ और इसे रन करूँ तो हमें index.js हमें इसे सेव करना है, और अब अगर रन करें तो आप देख सकते हैं हमें डायरेक्टली यहाँ पे जेसन डेटा मिल रहा है, राइट। ये ऑटोमेटिकली जेसन को पार्स कर देगा। मुझे लेट्स से आईडी चाहिए तो यहाँ पे मुझे बोलना होगा आईडी, सेव करते हैं, मुझे आईडी मिल जाएगी जो कि है 1। मुझे यूज़र नेम चाहिए, हम यहाँ पे बोल सकते हैं यूज़र नेम, हमें यहाँ पे यूज़र नेम मिल जाएगा जो कि है ब्रेट। ऐसे ही ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ हम फैच कर सकते हैं काफ़ी आसानी है। सिंपल सी बात है, जेसन फाइल्स को हमें यूज़ करना है तो रिक्वायर हमारा काम कर देगा,
हमें सीधे हमें डायरेक्टली जेसन मिलेगा, जिसे हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं उसकी वैल्यूज़ को। अब हम देखते हैं थोड़ा सा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग थोड़ा सा अलग है, नोड.js में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग थोड़ा सा अलग है। हम देख रहे हैं नोड.js में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को, और ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली थोड़ा सा आउट ऑफ द स्कोप हो सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा इसे एक बार में समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। फिर हम कोशिश करेंगे इसे पूरी तरह से सिंप्लीफाई करने की, जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल में से समझने की, राइट। तो एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा नॉर्मल नहीं, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी कि हम जावा, पाइथन, ये मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करते हैं, यानी कि अलग अलग थ्रेड में अलग अलग काम होता है। बट जावास्क्रिप्ट हमारा सिंगल थ्रेडेड इवेंट बेस्ड सिस्टम पे काम करता है। मतलब ये है, बिना बात किए हुए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे log1, मैं इसे 3 बार प्रिंट करता हूँ, 2 3, सेव करते हैं, रन करते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 2 3, कूल। अगर मैं यहाँ पे 3 करूँ, यहाँ पे 2 करूँ, तो हमें दिखेगा ऑब्वियसली 1 3 2, यानी कि पहले फर्स्ट लाइन एक्सिक्यूट होती है, सेकेंड लाइन एक्सिक्यूट होती है, फिर हमें थर्ड लाइन एक्सिक्यूट होती है। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन func, जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ log लेट्स से 3। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो 1 2 मिलेगा, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। अगर मैं फंक्शन को लॉग करने के पहले कॉल करूँ तो ऑब्वियसली हमें पहले मिलेगा 3। मैं इसे अगर रन करूँ हमें मिल रहा है 3, तो हमें मिल रहा है 1 3 2, जो कि काफ़ी सिंपल है, इसे हम समझ सकते हैं। अब ये ऐसे प्रोसेसेस है जिन्हें हमारा कंप्यूटर इंस्टेंटली कर ले रहा है, राइट। अब ऐसे प्रोसेसेस हो सकते हैं जिन्हें करने में हमारे कंप्यूटर को टाइम लग सकता है। अब मैं यहाँ पे ऐसे किसी प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में स्लो होगा क्योंकि वो कंप्यूटर स्लो है। मैं ऐसे प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जिनमें एक्चुअली टाइम लगता है, जैसे कि डेटाबेस से कोई डेटा को फैच करना हो, किसी और एपीआई से कोई डेटा फैच करना हो, तो वैसे प्रोसेस में एक्चुअली टाइम लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम नोड फैच को यूज़ करके किसी पर्टिकुलर एपीआई से डेटा कैसे फैच कर सकते हैं, जिसके लिए हमें नोड फैच को रिक्वायर करना होगा। अगेन प्रोसेस सिंपल, हमें बस बोलना होता है कॉन्स्ट कीवर्ड, और वो उस मॉड्यूल को हम कोई नाम देता है। अब ये नाम हम अपने इस पर्टिकुलर फाइल में यूज़ करते हैं उस मॉड्यूल के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए। तो अब मैं नोड फैच जितना बड़ा नहीं यूज़ करके सिंपली फैच यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे रिक्वायर करना है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को जिसका नाम है नोड फैच। ओके, अब मैं इस फंक्शन में बोल रहा हूँ कि मुझे किसी यूआरएल से डेटा फैच करना है, राइट। सो मैंने इसे सेव किया, ये है मेरा यूआरएल। यहाँ पर हमें एक यूज़र का डेटा मिलता है, मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ। यहाँ पर आते हैं और मैं बोल रहा हूँ कि इस फंक्शन में मुझे फैच करना है इस पर्टिकुलर यूआरएल से डेटा। इसे मैं सेव करता हूँ। ओके, अब वापस आते हैं अपने कंसोल में, रन करते हैं, हमें दिखा 1 2, बट अब देख सकते हैं ये ब्लिंक कर रहा है। एक फिर से ध्यान देते हैं, हमें दिखता है 1 2, बट ये ब्लिंक कर रहा है। एक्चुअली हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। क्या हुआ, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट होने में कुछ टाइम लग रहा है, जिस कारण ये हमारा पर्टिकुलरली ब्लिंक कर रहा था। चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाती हैं जब लेट्स से मैं यहाँ के आउटपुट को एक डेटा में स्टोर करना चाहता हूँ। सो मैं बोल रहा हूँ वॉर डेटा इज इक्वल टू, जो कि फैच होगा वो, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस डेटा को लॉक करना चाहता हूँ। और जैसे मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा, ओके, मेरे पास है 1 प्रॉमिस पेंडिंग एंड 2। अब ये क्या है, तो जावास्क्रिप्ट में से कोई भी चीज़ जिसे करने में टाइम लगता है उसमें इसे डील करने का हमारे पास तरीका है। हमारे पास कॉल बैक्स हैं या फिर एशिंग एंड अवेट है। अब एक प्रॉमिस कॉल बैक क्या करता है, हमें सिंपली यहाँ पर डेटा जो है, अभी ये फेच हमें कोई डेटा यहाँ से रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर डेटा वेरिएबल में एक प्रॉमिस स्टोर है जो कि अब तक रिजॉल्व नहीं हुई है। प्रॉमिस जब रिजॉल्व नहीं होती है तो हमें पेंडिंग मिलता है। प्रॉमिस रिजॉल्व होने मतलब ये है कि हमें पता चल जाता है कि हमें एरर मिल रहा है या फिर हमें डेटा मिल रहा है, हमें रिजेक्ट मिल रहा है या फिर हम रिजॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें अगर इस पर्टिकुलर यूआरएल से डेटा फैच करना और उसे एक्चुअली डिस्प्ले करना है तो हमारे पास दो तरीका है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इसे हम बोल सकते हैं। एक तरीका है कि हम एशिंग का वेट यूज़ करें और वेट करें जब तक हमें डेटा नहीं मिल जाए तब शो करें, या फिर हम प्रॉमिस यूज़ करें एंड वेट करें जब तक हमें डेटा ना मिल जाए तब हम शो करें। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को यूज़ करेंगे तो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि अब यहाँ पर जो हम नॉर्मल ऐसे कोड लिखते हैं, यहाँ पर हम डेटा लिखते हैं तो हमें यहाँ पे प्रॉमिस मिल रहा है, राइट। मतलब ये है कि हमें यहाँ पे वेट तो नहीं करना पड़ रहा, बट हमें एक्चुअली डेटा भी नहीं मिल रहा है। मुझे क्या है, मुझे वेट करना और उसको मुझे डेटा चाहिए, जिसका दो तरीका, एक है एशिंग का वेट और दूसरा हम यूज़ करते हैं प्रॉमिस को। फिर हम देखते हैं कि हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे, हम एशिंग और अवेट कीवर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं ऐसे करने के लिए। अब एशिंग का वेट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले जिस फंक्शन को हम एसिंक्रोनस बनाना चाहते हैं, यानी कि जिस फंक्शन हम अवेट कीवर्ड को यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पर हमें एक कीवर्ड को यूज़ करना होता है अपने फंक्शन के पहले, जो कि है एशिंग।
अब ये फंक्शन हो गया एसिंक्रोनस, बट इतना करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना होगा, अपनी इस फेच के पहले अब अवेट करना पड़ेगा। ये अवेट कीवर्ड हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन को बोलेगा कि जब तक ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड हमें रिजल्ट नहीं दे दे तब तक उसे हमें डेटा में सेट नहीं करना है। अब अगर मैं रन करूं तब देख रहा हमें 1 मिला, 2 मिला और हमने वेट किया। वेट करने के बाद जो हमें रिस्पॉन्स मिला वो हमने यहाँ पे प्रिंट किया। मैं इसे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। ध्यान देते हैं बिना अवेट कीवर्ड के जब हम इसे रन करते हैं हमें यहाँ पे 1 मिलता है, प्रॉमिस मिलता है और पेंडिंग मिलता है। बट जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया वेट कीवर्ड, अब मेरे जावास्क्रिप्ट इंजन को बोल दिया गया कि पहले वेट करना है, वेट करने के बाद वेट करो, जब रिजल्ट आ जाए तभी डेटा में उस रिजल्ट को सेट करो। और सिंस यहाँ पर हमने वेट किया, डेटा आ गया, फिर हमने उससे इस डेटा पर्टिकुलर डेटा वेरिएबल में सेट कर दिया, इसलिए अब जब हम डेटा को लॉक कर रहे हैं तब हमें पूरा डेटा मिल रहा है, राइट। यह एक तरीका एसिंक्रोनस हम अवेट को यूज़ करने का। अब ये डेटा को भी हमें जेसन में कन्वर्ट करना होगा तो जाके हमें अपनी डेटा की बॉडी मिलेगी। उसके लिए क्या करना होगा, मैं फिर से वेट करना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जेसन डेटा डॉट जेसन जो प्रोसेस इसे कन्वर्ट करने का, अगर मैं इसे वापस रन करूँ अब देखेंगे हमें 1 2 थोड़ा देर वेट करने के बाद हमें फिर से एक प्रॉमिस मिलेगी। यानी कि हमने इस एक पर्टिकुलर प्रॉमिस को तो रिजॉल्व कर लिया है अवेट कीवर्ड यूज़ करके, बस दूसरी प्रॉमिस को हम रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। इसे भी हमें रिजॉल्व करना होगा, वो हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर एक और थर्ड इंटरमीडिएट वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से वॉर जेसन डेटा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे अब अवेट करना है डेटा जो जेसन के रिटर्न का, और जब ये हो जाए फिर मैं लॉक करूँगा जेसन डेटा। कम ऑन, सेव करते हैं, क्लियर करते हैं, रन करते हैं। अब देख सकते हैं 1 2 हम वेट कर रहे हैं और अब मुझे ये पर्टिकुलर डेटा मिल गया। नाम, यूज़र नेम, ईमेल, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल सेम है, नेम, यूज़र नेम, ईमेल। तो ये तरीका था अवेट और एशिंग को यूज़ करके किसी ऐसे प्रोसेस को कंप्लीट करना जिस समय टाइम मिल रहा हो। ऑब्वियसली हमारा कोड ऐसा हो सकता है कि मुझे ये कंप्लीट करना ही है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाए। दूसरा तरीका है प्रोमिसेस को यूज़ करना। अब वो कैसे करते हैं, मैंने यहाँ से एशिंग हटा दिया, प्रोमिसेस एंड कॉलबैक को यूज़ करने जा रहे हैं हम। अवेट को मैंने हटा दिया, ये अवेट हटा दिया, ये जैसे मुझे नहीं चाहिए, ये कंसोल मुझे नहीं चाहिए। ओके, अब ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन नहीं है, मैंने यहाँ पर इसे सेव किया, इसे हम रन करते हैं अगेन 1 2 एंड हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ना तो हम कुछ रिटर्न करना तो कुछ प्रिंट कर रहे हैं, बट ये ब्लिंक करना कुछ सेकंड्स का एक इंडिकेशन है कि प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम मिल रहा है। अब यहाँ पर प्रोमिसेस क्या होते हैं कि हमें एक देन कॉलबैक मिलता है जो क्या बताता है, तो मैं ये करें कि मैं फेच करना ये, और फेच करने के बाद डॉट देन जब हम फेच कर लें तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट को हम एक रिजल्ट कॉलबैक में, यानी कि एक फंक्शन है यहाँ पे जिसमें हमने एक रिजल्ट वैल्यू डाल दी और उस फंक्शन के कॉलबैक में हमें वो रिजल्ट पर्टिकुलर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं लॉक करूँ रिजल्ट को तो आप देखेंगे कि जब मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ तो हमें एरर मिल रहा है क्योंकि एरो साइन सही से होना चाहिए। अब मैं इसे अगर रन करूँ तो 1 2 वेट कर रहे हैं, फिर से हमें ये जाइंट सा बॉडी मिल गया, राइट। यानी कि अगेन यहाँ पे काम क्या हो रहा है, हम बिना कोई प्रॉमिस इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं और जब हमें डेटा मिल जा रहा है फिर जाके हम उस डेटा को लॉक कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, मुझे अगेन वेट करना, मुझे अगेन कोई प्रोसेस कंप्लीट करना है, जैसे कि मुझे इससे जेसन में कन्वर्ट करना है। फिर क्या बोल रहा हूँ, रेस डॉट जेसन, ये अगेन जेसन में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद पहले वेट करना है कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के बाद देन मैं अगेन इसमें क्या कर रहा हूँ, एक मैं बोल रहा हूँ लेट्स से जेसन रेस्पॉन्स यानी जेसन रिजल्ट, और यहाँ पर मैं लॉक कर दे रहा हूँ जेसन रिजल्ट को। अब भी हम ये पर्टिकुलर चीज़ यूज़ कर सकते हैं जेसन रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए। अब अगेन मैं इसे अगर रन करूँ 1 2 हम थोड़ी देर वेट करेंगे और फिर हमें फाइनली ये डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रोमिसेस को कोड नहीं किया, बट मैंने ये दिखाया कि हम प्रोमिसेस को कैसे रिजॉल्व होने के लिए हम वेट कर सकते हैं कि जब हमें डेटा मिल जाए तभी हम आगे फंक्शन करें, ताकि नॉर्मली हमें एक प्रॉमिस रिटर्न ना मिले, हम वेट करें एक्चुअल डेटा के आने का, उसके बाद उस पर फंक्शन करें, जो कि हमने यहाँ पे दो तरीके से किया, एशिंग अवेट कीवर्ड को यूज़ करके और प्रोमिसेस को सॉल्व करके, यानी कि देन कॉलबैक से। तो बस ये था जावास्क्रिप्ट नोड.js का एक सिंपल सा कोर्स। सिंपल तो नहीं बोलेंगे, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ का हमने बात की, और हम एक्चुअली यूज़ करने वाला एक्सप्रेस को, मोंगोडीबी को, नोड.js को प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, एक्चुअल वेब सर्वर्स बनाने के लिए, और हो सके तो हम आगे देख सकते हैं वेब स्क्रैपिंग को भी, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को भी। बट फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में ऐसे ही किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ।